बच्चों, आज हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लॉ ऑफ केमिकल और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? ठीक है, इसे बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग जैसे जो भी रासायनिक क्रिया हो रही है, उन रासायनिक क्रियाओं में जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन किस पदार्थ में हो रहा है, उस पदार्थ के मात्रात्मक अध्ययन के ऊपर कुछ नियम दिए हैं। उन नियम को हम पढ़ेंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। उसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाम से समझ में आ रहा है, द्रव्यमान पे बेस्ड है कि मास जो है वो कंजर्व रहता है, सेफ रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, क्या नियम है और किसने दिया? ये एक एंटोनिक लवोसियर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया है। उन्होंने बताया कि सभी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में क्रिया में भाग लेने वाले सभी, है ना, कोई रासायनिक क्रिया हो रही है या भौतिक क्रिया हो रही है, तो उसमें जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्रिया के पश्चात बनने वाले सभी पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर A प्लस B मिलकर C प्लस D बना। ठीक है, तो ये क्या है कि ये रासायनिक पदार्थ हैं जो क्रिया के पहले हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक कोई रासायनिक क्रिया हो रही है, उस रासायनिक क्रिया में ये दोनों क्रियाकारक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनका द्रव्यमान जो पहले है, इनके जो कुल द्रव्यमान है इन दोनों का मिला के, वो कुल द्रव्यमान जब इन दोनों की क्रिया हो गई उसके बाद में जो ये पदार्थ बने हैं, इनके कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। यानी हमने इनका कुल द्रव्यमान अगर 100 ग्राम लिया है, तो क्रियाकारक के समय और जो उत्पाद बने हैं उनका द्रव्यमान भी हमको क्या मिलेगा? 100 ग्राम ही मिलेगा। जितना हमने यहाँ क्रिया के पहले पदार्थ लिया है, उतना ही हमें क्रिया के बाद पदार्थ मिलेगा। इसे वैज्ञानिक ने एक प्रैक्टिकल करके बताया। वो देखा, उन्होंने एक एच शेप की एक नली ली। इस एच शेप की नली में एक एच शेप की नली ली। इस एच शेप की नली में उन्होंने एक साइड जो आपको दिख रहा है, इसमें NaCl और एक साइड में मिला दिया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट सॉरी। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया और अब इन दोनों को यहाँ से अलग अलग लिया है इस ट्यूब में और यहाँ से सील कर दिया। अब सील करने के बाद अब इन दोनों का वेइंग करा, इनका द्रव्यमान देखा कि इसका वेट लिया, कितना द्रव्यमान हो रहा है। अभी इन दोनों को सेपरेट, ये दोनों अपनी अपनी इस ट्यूब में सेपरेट है। ठीक है, अब सेपरेट को, अब जो इसका द्रव्यमान था वो द्रव्यमान क्या कर लिया? मेज़र कर लिया कि कितना भी द्रव्यमान हो। सपोज मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर 100 ग्राम द्रव्यमान है ना, या फिर आप इसको टोटल करके देख लीजिए। तो जो भी हमने द्रव्यमान लिया है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर M द्रव्यमान है। ठीक है, इसका जो हमने लिया है वो M द्रव्यमान है। टोटल द्रव्यमान देख लिया। अब क्या करा, ये जो एच शेप की नली है, एच शेप की नली को उल्टा सीधा ऊपर नीचे इस तरह से घुमाया, ताकि दोनों सॉल्यूशन, दोनों जो पदार्थ है वो आपस में मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद यानी कि इनकी क्या हो गई? रासायनिक क्रिया हो गई। रासायनिक क्रिया कैसे हुई कि NaCl प्लस AgNO3 मिलकर क्या बना रहे हैं? NaNO3 प्लस AgCl। इन दोनों को जब उलट पुलट करके इस एच शेप की नली को उल्टा सीधा ऊपर नीचे घुमाकर जब घुमाया, तो इन दोनों रिएक्टेंट ने क्या करी? रिएक्शन करी, क्रिया करी। क्रिया करने के बाद क्या बन गया? NaNO3 और AgCl। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी आपने, उस तरह से यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है। अब पहले हमने जो वेट लिया था वो कितना था? M ग्राम।
ठीक है, यहाँ कितना m ग्राम। जब यहाँ पर NaNO3 और AgCl बन गए तब इसका फिर से वेट लिया, वेट लेने पर देखा जो द्रव्यमान आया हमारा m1। अब देखा m1 और m, तो उससे निष्कर्ष निकाला उन्होंने देखकर कि m और m1 दोनों जो द्रव्यमान थे वो क्या थे, इक्वल थे। यानी कि जब क्रिया शुरू हुई उस समय जो पदार्थों का द्रव्यमान था, हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ रहे हैं, उस समय जो द्रव्यमान था क्रिया के बाद भी, यानी जब उत्पाद बन गया तब भी हमें वही द्रव्यमान प्राप्त हुआ। यानी इसमें क्या रहा, द्रव्यमान संरक्षित रहा। आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है, ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसी तरह जब भी कोई रासायनिक क्रिया होती है तो उस रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का भार क्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों के भार के बराबर होता है, द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक क्रिया में द्रव्यमान, जो भी क्रियाकारक है उनका द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जितना हमने क्रिया के पहले द्रव्यमान लिया है उतना ही हमें क्रिया के बाद द्रव्यमान मिलेगा। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया कि किसी भी रासायनिक क्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, जिसे स्थिर संगठन का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशो। नाम से समझ में आ रहा है स्थिर अनुपात किनका, यौगिकों का। किसी शुद्ध यौगिक, मैंने बताया था यौगिक की जब डेफिनेशन बताई थी तो यौगिक में बोला था कि यौगिकों में जो तत्व होते हैं उन तत्वों का अनुपात निश्चित होता है ना। मिश्रण और यौगिक में यही अंतर था, मिश्रण में अनुपात अनिश्चित होता है और यौगिकों में अनुपात किसका, तत्वों का निश्चित होता है। जैसे H2 का एग्जाम्पल दिया था मैंने। तो किसी शुद्ध यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, जो भी तत्व है उसके अंदर, यौगिक के अंदर, उनके तत्व के द्रव्यमान, जो भी जितने भी दो तत्व हैं तो उनका जो रेशो होगा वो स्थिर रहता है, चाहे उन्हें किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। पानी हम किन किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं, पानी हमको तालाब से मिल सकता है, नदियों से मिल सकता है, कुएं से मिल सकता है, लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। तो लेबोरेटरी में बनाया हुआ पानी या तालाब से प्राप्त किया या कुएं से प्राप्त किए पानी का फॉर्मूला क्या होगा, सबका फॉर्मूला क्या रहता है, H2O। यानी ये एक यौगिक है, इस यौगिक में दो तत्व कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो कितना है, द्रव्यमान का 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है, एक हाइड्रोजन जो होता है उसका द्रव्यमान होता है 1.008 ग्राम। अब यहाँ पर 1.008 ग्राम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 हाइड्रोजन का ग्राम में कितना हो गया, 2। इसी तरह एक ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। वैसे तो 16 पॉइंट्स में होता है, हम क्या लिखते हैं, 16 ग्राम भी लिखते हैं। ठीक, तो इसमें 16, इनके द्रव्यमानों का अनुपात कितना है, 2:16, जिसको हम क्या कर सकते हैं, 1:8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, पानी के अंदर रेशो स्थिर रहता है। चाहे हम उसको कुएं का पानी ले रहे हो तो भी यही रेशो रहेगा, चाहे हम लेबोरेटरी में बना रहे हो तो भी यही रेशो रहेगा। क्योंकि ये नियम क्या है, किसी शुद्ध यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे उन्हें किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है हमको पेड़ पौधों से भी मिल रही है। हमको जब हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हैं, वहाँ पे भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, हर जगह पर जो हमको जहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है उस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हम क्या लिख रहे हैं, CO2। चाहे हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को
गरम करा, गरम करने पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त हुआ। ठीक है, हमको यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, पेड़ पौधों से मिल रहा है, जहाँ से भी हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है उस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हमेशा यही है। क्यों? अब इसमें जो कार्बन है, इसमें दो तत्व कौन से हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन। अब कार्बन का जो द्रव्यमान अनुपात है, द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम। इसी तरह से एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हमको दिखाई दे रहे हैं, कितना हो गया, 32। ठीक है, 32 हो गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम, और सॉल्व करते जाओ, जो भी इसका आएगा वो क्या है, एक निश्चित अनुपात है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी यौगिक है, शुद्ध यौगिक, वो यौगिक हम किसी भी विधि से कहीं भी स्रोत से प्राप्त करें, लेकिन उनके जो तत्व होते हैं उन तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है, उन्हें किसी भी विधि से प्राप्त करें। इसी तरह से आप दूसरी चीज़ भी देख लीजिए, HCl हम बना रहे हैं, लेबोरेटरी में बना रहे हो या हमको कहीं से भी प्राप्त हो रहा है, तो वो HCl का रेशो भी फिक्स रहेगा। जो भी यौगिक है उन यौगिकों का रेशो स्थिर अनुपात होता है, चाहे उन्हें किसी भी विधि से या स्रोत से प्राप्त किया जाता है। ये नियम किस वैज्ञानिक ने दिया, जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में। अगला नियम है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेशो। ये नियम डाल्टन ने 1803 में दिया था, 1803 में। उन्होंने बताया जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो अलग अलग तत्व हैं और आपस में मिश्रित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे H2O है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और H2O2 में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जैसे दो तत्व लिए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब दो तत्व, ये दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक, जैसे मैंने बोला H2O भी बना रहे हैं और H2O2 भी बना रहे हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। इसमें देखिए आप कि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, यानी यहाँ बात किसकी हो रही है, ऑक्सीजन की, और दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो आपस में सरल अनुपात में होते, तो वो तत्व जो है वो आपस में सरल अनुपात में होते हैं। देखिए इनके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग आप रेशो लिखिए, कितना रेशो आता है, कितना आ रहा है, हाइड्रोजन जब H2O लिख रहे हैं तब उसमें कितना आ रहा है, 2:16। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड लिख रहे हैं तब कितना आ रहा है, 2:32। अब इन दोनों में देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का तो फिक्स है 2 है, लेकिन जो ऑक्सीजन है उस पर एक जगह पे 16 आ रहा है और एक जगह पे 32। तो जो हमने भिन्न भिन्न तत्व लिए हैं वो भिन्न भिन्न तत्वों आपस में जब उनका रेशो देखते हैं द्रव्यमान का, तो कितना आ रहा है, 16:32। यानी ऑक्सीजन में जिसमें भिन्न भिन्न द्रव्यमान थे, रेशो थे, उसका हम रेशो जब देख रहे हैं तब वो क्या है, एक सरल अनुपात में है वो सरल अनुपात में। यहाँ पर जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो तत्व कौन से लिए हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक से अधिक यौगिक, एक H2O बनाया और एक H2O2 बनाया, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, जैसे ऑक्सीजन की बात हो रही है, एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान यानी हाइड्रोजन निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो वे आपस में, एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जब दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो वो भिन्न भिन्न तत्व आपस में सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप CO2 का ले लेते हैं अपन। कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, ये मिलकर एक CO बना रहे हैं और
और एक CO2 बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड देख रहे हैं तो मोनोऑक्साइड में रेशो है 12:16 और यहाँ पर है 12:32। भिन्न भिन्न तत्व कौन से हुए? ऑक्सीजन। और निश्चित तत्वों के जो अनुपात है वो किसका है? यहाँ पर कार्बन का। अब जो भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान है उनका हम रेशो निकालते हैं, जैसे 16 और 32, ठीक है। जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला एक ही तत्व है उसमें 16 और 32, तो ये क्या हुआ? एक सरल अनुपात में हुआ। यही नियम है हमारा। इसी तरह से आप और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे मैं और एग्जाम्पल आपको करने को देती हूँ, वो एग्जाम्पल आप करिए, थोड़ा सा बड़ा है इनसे। देखिए अगला एग्जाम्पल जो है ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ये अलग अलग तत्व बनाता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से देखिए, एक नाइट्रोजन जो है वो क्या है? 14, एक ऑक्सीजन जो होता है 16, तो N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। मैंने उसके नीचे द्रव्यमान लिखे हैं, आप देखिए क्या ये सभी द्रव्यमान मैंने सही लिखे हैं? यहाँ N2O है इसलिए 14 यानी यहाँ पे 28 और ऑक्सीजन के यहाँ 16, ठीक है। यहाँ पर एक नाइट्रोजन दिख रहा है इसलिए 14 होने चाहिए और एक ऑक्सीजन दिख रहा है इसलिए 16 होने चाहिए। सही बोल रही हूँ? अगला है यहाँ पर 28 और यहाँ पर 48, यहाँ 28, यहाँ पर 64 और यहाँ पर 28 और यहाँ 80, ठीक है। अब इसमें कहीं गलती तो नहीं करी मैंने? एक बार देख लीजिए सारे एग्जाम्पल्स, शायद मैंने कहीं भूल से कुछ गलत कर दिया हो। गलती कहाँ है? गलती यहाँ पर है, ठीक है। मैंने इसको 14:16 लिखा जो आपके अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए। मैंने क्या लिखा था? 14:16 जो कि आपके अकॉर्डिंग सही होने चाहिए, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर इसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? आप जब कोई भी अणुसूत्र बनाते हैं तो वैलेंसी क्रॉस में लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है, -2 होती है, तो कहाँ लिखा है? यहाँ पे 2 होना चाहिए ना, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर इसकी 2, यानी कि ये है N2O2, ठीक है। उस N2O2 को हमने लिखा है NO, इसलिए ये गलत है। अब क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? 28:32, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले गलत लिखा है, उसको करेक्शन करके हमने सही लिखा है। गलत क्यों लिखा? आपके अकॉर्डिंग तो ये सही होना चाहिए, लेकिन ये सही ये वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यह है नाइट्रिक ऑक्साइड जो इस तरह से हम यहाँ पर NO को लिखते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, इसलिए इसकी 28:32 इसको लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं उसमें हम भिन्न भिन्न जब देखते हैं, यहाँ पर आप सारे देख रहे हैं तो नाइट्रोजन यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28, 28, 28, सब जगह 28 लिखा है, यानी वो तो हो गया निश्चित द्रव्यमान। अब हम जब ऑक्सीजन देखते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ 16, 32, 48, 64, 80 आ जाता है, ठीक है। तो हम किसका रेशो देख रहे हैं कि वो सरल अनुपात में जो भिन्न भिन्न अनुपात वाला द्रव्यमान वाला जो तत्व है उसके रेशो देख रहे हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो रेशो आया वो 16:32:48:64:80 होता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है? 1:2:3:4 और 5:5 यहाँ तक आ रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से हम एक तत्व का तो निश्चित द्रव्यमान है और दूसरे तत्व को जो द्रव्यमान होते हैं उनका जब रेशो निकालते हैं तो वो एक सरल अनुपात में निकलता है।